देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पहले बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, उसके बाद इस चैप्टर में। तो जितनी भी इस चैप्टर के बाद नई चीजें आना बंद हो जाएंगी, ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं भाई? ये देखो, एल्काइल हैलाइड और बेंजीन जैसे किसी पे लिखा हो, इसको क्या बोल देते हैं बेटा? एराइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड। ठीक, तो इसीलिए एक्स क्या है? हेलोजन। ये पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड पढ़ेंगे, तो ये हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। नॉर्मली हम पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हम पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड। पहले हेडिंग डालो पार्ट 1। इस चैप्टर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 ये होगा और पार्ट 3 होगा क्लोरोफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट। पार्ट 1 प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, टाइप 2 एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टाइप 2 एलिमिनेशन, टाइप 3 रिएक्शन विद मेटल्स, और टाइप 4 रिडक्शन। ठीक, तो मेन ये दोनों हैं, ये दोनों हम कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक पिछले चैप्टर में हमने एडिशन रिएक्शन सीखी थी, अभी हम ये दोनों सीखेंगे। इसका जिक्र बार बार आता था, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने पढ़ा था, वो एलिमिनेशन रिएक्शन थी। जैसे कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आपने पढ़ा था, वो एलिमिनेशन रिएक्शन थी। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि वुड्स रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। जैसे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये भी याद होगा, मैंने बोला था वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री RX नहीं होना चाहिए। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जब ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो 3 डिग्री RX नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे तो 7-8 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेजर 2 तरीके की होती हैं। हमें 2 ही पढ़नी है, बाकी जो है वो मैं एडवांस की एक क्लास लूंगा 2 घंटे की, उसमें बाकी सारे पढ़ाऊंगा। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड देती हैं बहुत आराम से। एल्काइल हैलाइड की 2 रिएक्शन बहुत ही इजीली होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल आया, इसको हटाया, ये देखो हैलाइड चला गया। ठीक, तो इसको क्या बोलोगे? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और इसको क्या बोलोगे? लीविंग ग्रुप। ठीक,
तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से हो इसके लिए क्या जरूरी है? सर एक बात बताओ, ये X माइनस है, सपोज करो यहाँ क्लोरीन था तो ये Cl माइनस था, तो क्या Cl माइनस फिर से इस पे अटैक नहीं कर सकता है? ये बताओ, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस इस पे अटैक करके ये निकाल के फिर से ये बना दे। ये देखो, बताओ भाई ये हो सकता है कि नहीं? अब इसको X कर लो, बताओ भाई ये पॉसिबल है कि नहीं? बोलिए कि ये वापस ये बन जाए इससे, बताओ। तो हम चाहते हैं यही वाली रिएक्शन हो, ये वाली उल्टी रिएक्शन ना हो, मतलब ये इस पे वापस अटैक कर ही सकता है। तो ये रिएक्शन इस तरफ कब जाएगी, वापस अटैक कब नहीं होगा? जब लीविंग ग्रुप क्या होगा? स्टेबल होगा। लीविंग ग्रुप स्टेबल होगा। जब लीविंग ग्रुप क्या होगा? गुड लीविंग ग्रुप। जब लीविंग ग्रुप क्या होगा? गुड लीविंग ग्रुप। गुड लीविंग ग्रुप मतलब लीविंग ग्रुप जो लीव करता है। गुड लीविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो आसानी से लीव कर जाए। गुड लीविंग ग्रुप मतलब जो आसानी से लीव कर जाए। आसानी से कौन लीव कर जाएगा? जो कि क्या होगा? मोर स्टेबल, या फिर हम क्या बोलेंगे? लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो, इसीलिए याद करो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते थे तो इसको हम H+ के साथ हीट करते थे, क्योंकि अगर ये ऐसे ही तोड़ोगे तो याद करो तो लीविंग ग्रुप क्या निकलेगा? OH-। H+ के साथ हीट करोगे तब लीविंग ग्रुप क्या निकलेगा? वाटर। अब खुद बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? चार्ज्ड है ज्यादा स्टेबल कि न्यूट्रल है ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए जब भी हमें बॉन्ड तोड़ना होता है तो हम लीविंग ग्रुप को क्या करते हैं? बेटर लीविंग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। और एल्काइल हैलाइड बहुत आसानी से रिएक्शन दे देती हैं। इनको ऐसे लिखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, हम चाहते हैं ये रिएक्शन ना हो। तो ये रिएक्शन कब नहीं होगी? हमें मेन ध्यान देना चाहिए किस पे? लीविंग ग्रुप पे। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट कब होगी? जब लीविंग ग्रुप क्या होगा? बेटर लीविंग ग्रुप। बेटर लीविंग ग्रुप या गुड लीविंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे बोल लो, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन लीविंग ग्रुप। इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन लीविंग ग्रुप। या फिर दूसरे शब्दों में ये बेटर न्यूक्लियोफाइल, या फिर ये दूसरे शब्दों में लेस स्टेबल। भाई लेस स्टेबल होगा तभी तो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक, और ये क्या है? मोर स्टेबल या फिर लेस न्यूक्लियोफिलिक। मोर स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव। समझे ना? तो मेन गेम किस चीज का है? लीविंग ग्रुप का। तो लीविंग ग्रुप अगर आसानी से लीव कर जाए तब तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, लिखिए, लिखो। वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस सब्स्टिट्यूट्स द अदर, हेंस इट इज नोन एज one nucleophile replaces the other, hence it is known as nucleophilic substitution reaction. Hence it is known as nucleophilic substitution reaction. ठीक, लिख लो, लीविंग ग्रुप मस्ट बी अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, फिर लिखो, ब्रॉडली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक SN1, एक SN2। ऐसे ही लिखना, यहां 1 मत लिख देना। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर।
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर लिखिए। ठीक, तो अब पहले हेडिंग में लो SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल आया, ये निकल गया RNU प्लस X माइनस, ये क्या है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है लेकिन लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखो। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, ये निकल गया। अब पहली बात, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी और RX की कंसंट्रेशन पर भी। दोनों की पावर 1-1 रहता है। ठीक है, जिसने भी केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी वो जान ले कि ये पावर 1-1 है, तो टोटल ऑर्डर कितना हुआ 1 + 1। तो ये लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस, उसके नीचे लिखो कि ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, और ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। पहले ये लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन both concentration of nucleophile, both concentration of nucleophile as well as RX as well as alkyl halide with respect to both order of reaction is 1, यानी न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, RX के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। Overall order of the reaction is 2, 1 + 1. Overall order of the reaction is 2. तो ये जो SN2 बोलते हैं वो इसी का मतलब है, SN2। समझ गए? तो यानी अगर मैं देखो प्लॉट करूं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक, तो देखो क्या होगा। अगर एक को हम कांस्टेंट ले लें, न्यूक्लियोफाइल को कांस्टेंट ले लें, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट ले लिया, तो के क्या होता है रेट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। तो ये देखो, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, y = mx + c का ग्राफ कैसे होता था, यूं होता था, इस वैल्यू को c बोलते थे, तो अगर c 0 हो जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो ये देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल को कांस्टेंट ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये ग्राफ जाएगा। और इसी तरह अगर RX को कांस्टेंट ले लोगे, ये देखो K × RX की पावर 1 NU-, इसको ले लोगे अगर तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये देखो K'। तो फिर वही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मेडिकल वालों को ये ग्राफ ना समझ में आए तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक पॉइंट पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट,
रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो सबसे ज्यादा होगी रिएक्टिविटी इसकी, उसके बाद 1 डिग्री RX की, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 3 डिग्री RX। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RX क्या होता है सर, हमें इसी में कंफ्यूजन है। तो बेटा ये देखो हेलोजन देखो जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री RX हो गया। ये देखो ये 2 डिग्री RX हो गया, ये 2 से जुड़ा है, और ये क्या हो गया 3 डिग्री RX, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ RX क्या होगा ये। तो सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक क्राउडिंग। सर ये अभी भी बात समझ में नहीं आई। चलो अभी इस पॉइंट पे आते हैं, अभी आता हूं इस पे। तीसरा पॉइंट, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। लिखो अभी समझाता हूं साहब। इट इज वन स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, ठीक। एक स्टेप रिएक्शन यानी कैसी, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी। अच्छा ये तो तुम खुद ही बता दोगे, खुद बताओ इन चारों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड कौन सा इजीली ब्रेक होगा, जो वीकर बॉन्ड होगा। इन चारों में वीकर बॉन्ड कौन सा है, RI वाला, ये वीकेस्ट है क्योंकि ये 2p है, ये क्या है 5p। तो ये बॉन्ड क्या है वीकेस्ट, जनरली इसकी बात हम नहीं करते। और ये बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए ये। सर RF की बात आपने क्यों नहीं की, क्योंकि देखो Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये गुड लिविंग ग्रुप है, F माइनस बैड लिविंग ग्रुप है। ये बैड नहीं बोलते, पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। कैसे सर, पुअर लिविंग ग्रुप यानी लेस स्टेबल। अब याद करो एसिड बेस, HF वीक एसिड होता था, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये कॉन्जुगेट बेस है HF का, HF क्या है वीक एसिड, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग। याद करो स्ट्रॉन्ग यानी मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव यानी लेस स्टेबल। अभी मोर रिएक्टिव है वापस अटैक कर देगा। ये तीनों किससे आए, HCl HBr और HI से। HCl HBr और HI क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl HBr और HI क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं यानी ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, वीक कॉन्जुगेट बेस मतलब स्टेबल है, इसी जो स्टेबल है यानी ये क्या है गुड लिविंग ग्रुप। इसीलिए पूरे इस चैप्टर में जब भी मैं RX की बात करूंगा तो मैं 3 चीजों की बात करूंगा, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो क्या सर फ्लोरीन की बात नहीं करोगे, नहीं, फ्लोरीन की बात करूंगा अलग से, उसमें स्पेशल F लिखूंगा, समझ गए। अब सर इसको मैं समझाओ। तो पहली बात तो मैं SN2 के बारे में जाना क्या, देखो पहली चीज हमने जानी कि रिएक्टिविटी क्या होती है, मिथाइल, इसको बोलोगे मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग। सर ये क्या होता है हमें नहीं पता, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये इसकी भी पावर 1, RX की भी पावर 1, ये वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड तोड़ना है, तो जब भी बॉन्ड तोड़ना है तो जो वीकेस्ट है वो सबसे पहले टूटेगा, तो ये हो गई इसकी रिएक्टिविटी। अब समझते हैं। देखिए
या ड्यूटेरियम लिया मैंने, ठीक है, जो बनने की एल्काइल हैलाइड मैंने बनाया, ठीक। अब देखना न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक, ये RH है, अभी कोई लिखेगा नहीं। अब याद करो जो कार्बन क्लोरीन है इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से होगी, ये छोटा सा होगा, ठीक है ना, याद करो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह से तो बनती थी। ये देखो 1 2 रुको, ये होती थी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसका जो स्मॉलर लोब है वो इसकी किधर होगा, बैक साइड, फ्रंट में तो होगा नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक। अब ये मान लीजिए क्लोरीन है और ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, यानी लीविंग ग्रुप है ये, और ये 3 बॉन्ड है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, यहां से, ये देखिए, ये लीविंग ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड, लीविंग ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड। और कहने को अगर और हाई लेवल में बोलेंगे तो एडवांस के लिए हम क्या बोलेंगे, ये अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन क्लोरीन। ये अटैक किस में करेगा न्यूक्लियोफाइल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तो ये अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस होगा क्या, कि अटैक करेगा तो बॉन्ड एकदम से नहीं बनेगा, बॉन्ड देखिए, ये कार्बन क्लोरीन देखिए, ये देखिए ऐसा हो जाएगा, मतलब इससे धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है और इधर धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है। मतलब कि अगर मैं बनाऊं तो देखो, पहले देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये फोटो, यानी बॉन्ड इस साइड है ज्यादा, फिर धीरे से क्या होगा, ये बन जाएगी हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर रुको, अब क्या हुआ, इधर बढ़ गया थोड़ा सा, इधर कम हो गया, फिर ये देखो लगभग बराबर हो गया, फिर ये देखो इधर ज्यादा इधर कम, और फिर ये देखो, समझो फर्क नहीं, मैंने वैसे ही बना दिया नहीं, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं। देखिए हो क्या रहा कि इधर से बॉन्ड टूटता जा रहा है और इधर वाला बॉन्ड बनता जा रहा है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हैं। जैसे कि ये देखो, सपोज ये बॉटल उठानी है मैंने और ये कैप रखनी है, ठीक है, तो ये देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने बॉटल रख दी फिर ये उठाया, नहीं, देखिए बॉटल उठानी है और इस इंक को रखना है, ये देखिए एक साथ हो रहा है, ये देखिए एक साथ, मतलब कि धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता जाएगा, सॉरी ये वाला, और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड बनता चला जाएगा। हम क्या बोलेंगे कि धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियसली धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ये चीज जो मैंने यहां लिखी है वो चाहो तो इसमें ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो इन तीनों का क्या होगा, देखो ये ऐसे फैल जाएंगे, ये देखो, ये तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, आपको और अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा। ये देखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये देखिए, अब सर ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो गया, देखने में लग रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल। ये क्या है, हाइपोथेटिकल,
हाइपोथेटिकल क्या होता है कि सर जो होता ही नहीं है, बिल्कुल गैस वर्क नहीं। हाइपोथेटिकल साइंस में वो होता है जिसका सबूत नहीं होता, मतलब हमारे पास इसका सबूत नहीं है कि ये है बस, और हम मतलब आप ये समझो इसको हम अलग नहीं कर पाए हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो होगा क्या, आप ये समझिए धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। अब कई लोग यहाँ पे गलत लिखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस समय हो जाती है sp2, ध्यान रखना। कई लोग गलत लिखते हैं यहाँ पर, इसकी हाइब्रिडेशन रहेगी sp2। अब देखो इसने अटैक किया, अभी देखना ये देखो हुआ क्या, समझिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इससे ये देखो, और ये छोटी ऑर्बिटल भी मैंने हटा दी इससे। अब देखो हुआ क्या कि ये पहले देखो ऐसा था, समझिए यूं इस तरीके से, ये इधर आया न्यूक्लियोफाइल, तो धीरे धीरे देखो इससे बॉन्ड, ये देखो अब आधे रास्ते पहुंच गया, मतलब ये देखो धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, तो ये खुलना स्टार्ट हुए। अब ये देखो अभी आधे रास्ते पहुंच गया है, और ये भी टूट रहा है। अब मैं इसको टूटते हुए तो दिखा नहीं सकता, तो ये समझो कि आधे रास्ते पहुंच गया, आधा बॉन्ड इधर से बन गया है न्यूक्लियोफाइल से, और आधा बॉन्ड हेलोजन से टूट गया है। फिर ये पूरा जब बॉन्ड बनाएगा तो ये देखो पलट के यूं हो जाएगा। अभी उंगलियां भी मैं ऐसे तो पलटा नहीं सकता, तो अब ये समझिए ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगा और ये पलट के यूं हो जाएगा। क्योंकि पेपर के थ्रू में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे पहले यूं है, ठीक, यूं है ये, ठीक, ये इधर से अटैक हुआ, जब अटैक हुआ तो ये सीधा हो गया, और फिर जब पूरा अटैक हो गया तो ये देखिए ऐसे हो गया, तो ये ऐसे था इस साइड, और अटैक के बाद ये ऐसा हो गया, ये देखिए अब इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया, यानी ऐसा था और ऐसा हो गया। समझ रहे हैं आप, मतलब कि इसके हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड यूं थे पहले, ठीक, और इधर खाली था, और इधर मेरे पीछे समझ लीजिए Cl था। तो अब ये कैसा हो गया, यूं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड इधर आ गया। ये वो कैसे हो गया, ये जो साइंटिस्ट ने बोला था, उसने इसको बोला था, उसका नाम था वॉल्डन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन इनवर्जन। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन इनवर्जन। और वॉल्डन ने अपने इन्वर्जन को समझाने के लिए एग्जाम्पल क्या दिया था, ये एग्जाम्पल आपको हर बुक में मिलेगा, क्योंकि ये खुद वॉल्डन का एग्जाम्पल है। जैसे छाता होता है, अम्ब्रेला, तो इससे हम सबने बचपन में खेला हुआ कि इसको ऐसे करके झटका दो तो ये ऐसा हो जाता है। बोलो भाई, है कि नहीं? तो ये उसी तरीके से पहले ये जिस शेप में था ये उसका उल्टा हो गया, गोल्डन इन्वर्जन। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हमको नहीं पता। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे कार्बन आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट। दोनों में फर्क क्या है, इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट कर सकते हैं मतलब कि ऐसे पकड़ के किसी तरह रिएक्शन मिक्सचर से निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली हाथ से पकड़ के नहीं, लेकिन कैसे भी हम इसको एक किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के हम इसको पकड़ सकते हैं। पकड़ लेंगे इसको तो साबित हो जाएगा, मतलब अलग कर सकते हैं इसको। समझ लीजिए पूरे रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोकैटायन भी है, तो हमने किसी तरह इसको अलग कर लिया। अलग करके बिल्कुल कहा कि ये देखो इसमें जो है इस लिक्विड में बहुत सारा लिक्विड था, उसमें थोड़ा लिक्विड निकाला था, इसमें जो है सिर्फ कार्बोकैटायन, लेकिन इसको हम अलग नहीं कर सकते। मतलब ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसीलिए इसके होने का हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड। इंटरमीडिएट हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये देखो इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड। तो देखो एक ही स्टेप माना जाएगा इसे, क्योंकि ये बीच का रास्ता है, ट्रांजिशन क्या है, बीच का है। बीच का क्या होता है, जैसे फिर से सुनो, जैसे डेली लाइफ में जैसे सपोज आप सीढ़ियां चढ़ रहे, ठीक, सीढ़ियां चढ़ रहे सपोज करिए आप, ठीक, तो एक पैर उठा के जब आप यहाँ रख दिया आपने, एक पैर आपका यहाँ है, एक यहाँ है, फिर आप ये पैर उठाओगे ना आगे रखने के लिए, तो ये जो हवा में आपका पीरियड रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड। एक रख दिया पैर, अब हवा से उठोगे तो अब यही हुआ, एक पैर यहाँ रखा, दूसरा उठा के यहाँ रखोगे, तो यही पीरियड क्या है, ट्रांजिशन पीरियड, सीढ़ी चढ़ने का, ऐसा समझ लो, मतलब बीच का टाइम है ये, ठीक है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाया है। अगर आपको याद हो एक्सोथर्मिक का ग्राफ ये नीचे बनता था, यहाँ RX है और यहाँ पर क्या है RNU, ये देखो, और ये एंडोथर्मिक का ग्राफ आपको पता है ऐसे बन रहा है। ये हो गई क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब देखो कुछ बातें, सर चलो हमने आपकी बात मान ली, ये सब लिखना है, आप लिख चुके होंगे, मैं जूम कर रहा हूं कि ये, अब पहले एक और बात, फिर मैं आता हूं, एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ ये दोनों क्या इनएंशियोमर हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, आर दे इनएंशियोमर्स, नहीं, ये तो इनएंशियोमर नहीं है, क्यों, अरे आइसोमर ही नहीं है, यहाँ पर Cl लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, न्यूक्लियोफाइल लगा है, बताओ भाई, ये तो Cl, ये तो क्या है, इनएंशियोमर छोड़ो, ये तो आइसोमर ही नहीं है, कंपाउंड ही अलग है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर Cl है, ठीक है ना, मान लो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, लेट अस अज्यूम, तो भाई एक बार बताओ, ये OH लिख दिया, अब बताओ क्या A और B इनएंशियोमर्स हैं, ये तो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है सर वो हैलाइड है और ये अल्कोहल है, आप कैसे बोल रहे हो कि ये दोनों एंशियोमर है, तो इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यही बात लिखानी है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि इन्वर्जन हुआ, तो बच्चे क्या बोलते हैं ये D है तो ये L बनेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर ये D है तो ये D भी हो सकता है, L भी हो सकता है, अगर ये R है तो ये R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है। लिखो स्टार बना के कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर इन्वर्जन, लिखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखो ऑब्टेन्ड आफ्टर वॉल्डन इन्वर्जन आर नॉट इवन आइसोमर्स, are not even isomers, let alone enantiomers। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ कि जब आइसोमर नहीं है तो इनएंशियोमर तो क्या ही होंगे, समझ रहे हैं। इस इंग्लिश का मतलब क्या है, आप चाहो तो ये भी लिख लो, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, अभी भी है, मतलब कि जब ये आइसोमर ही नहीं है तो इनएंशियोमर होना तो बहुत दूर की बात है, तो लिख लो hence if reactant is D product can be D or L, if reactant is R product can be R or S, there is no relation, there is absolutely no relation between, इसको क्या बोलते, बिटवीन क्या बोलते हैं,
अरे यार मैं भूल गया, between there is absolutely no relation between configuration, there is no absolutely no relation between D and L configuration, लिख लो between D और L configuration। ठीक है, अब स्टार बना के इसमें लिखो, 2-3 स्टार बना के, बट इफ nucleophile and leaving group are same, if nucleophile and leaving group are same, then we will get racemic mixture। ब्रैकेट में लिखो on standing for some time, for some time। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई छोड़ दो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन, 1 दिन 2 दिन के लिए। अब पता नहीं क्या बोला यार मैंने, क्या बोला था यार, इसीलिए मैं देख के बोलता हूँ। ये नोट्स है मेरे पास, इसमें कुछ लिखा ही नहीं मैंने। ये मैंने बोला हाँ कि इफ attacking nucleophile and leaving group are same, if attacking nucleophile and leaving group are same, then then ये on standing for some time racemization will occur। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों, सोच के। सपोज करो मैं यहाँ पर I माइनस ले लेता हूँ, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इससे चालू किया, ठीक, सॉरी इससे, ये मान लो D है, और मैं कह रहा हूं कि आफ्टर कुछ समय, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत है, आपको क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा 50% D और 50% L। ऐसा कैसे बताओ? हाँ भाई सोचा होगा आपने, नहीं सोचा तो पॉज करके सोचिए, देखो क्या होगा। ये D है, अगर निकलने वाला और ये वाला सेम है तब तो जो इन्वर्जन होगा ये बताओ। अब तो ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं भाई। पिछली बार क्या था, एक अलग था, कौन सा अलग था, हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग थे। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप सेम है, लीविंग ग्रुप सेम है, तो क्या होगा, ये देखो पहले ये है, ठीक, मान लो इसके 100 में 80 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, 20 बच गए, ठीक, 20 बच गए, 80 ये बने। अब देखो ये फिर से इससे रिएक्ट करेगा, रुकेगा थोड़ी, अब फिर ये आएगा, ये इधर मारेगा। अब मान लो 80 में से 70 रिएक्ट करे, 10 बच गए इसके, ठीक, अब 70 और बन गए, यानी अब ये कितने हो गए, 90, ठीक। अब फिर इसने रिएक्ट किया, इधर ये निकाला, अब फिर 20 बच गए, 70 इधर चले गए, ये कितने हो गए, 80। अब 80 में से फिर मान लो 20 बच गए, 60 रिएक्ट करके ये बन गए, अब ये हो गया 80, ठीक। फिर मान लो इसमें से 20 रिएक्ट कर गए, 60 ये बन गए, मतलब इस तरीके से। अब मान लो 80, मान लो 25 रिएक्ट कर गए, ये कितना बचेगा, 75 हो गया ये। इस तरह से धीमे धीमे क्या होगा, धीमे 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 ये दोनों तरफ से SN2 होता रहेगा। ये देखो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इधर से SN2, इधर से SN2। अब दोनों की ही रिएक्टिविटी सेम होगी, बिकॉज दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है, इनएंशियोमर्स हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये अगर D है तो अब ये मैं बोल सकता हूँ L है। क्यों? क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसमें रेसमाइजेशन हो जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन, इसका आंसर लिखिए कि इफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर सेम, if incoming nucleophile and leaving group are same, then after SN2 reaction
आफ्टर SN2 रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन आफ्टर SN2 रिएक्शन, उसमें ब्रैकेट में लिखो वॉल्डन इन्वर्जन, ब्रैकेट क्लोज, enantiomer will be found, enantiomer will be found, i.e. if we start with D we will get L, if we start with L we will get D, लिखो if we start with D we will get L, if we start with L we will get D. ठीक, अब लिखो the product for now the leaving group will act as nucleophile, now the leaving group will act as nucleophile and attack on the product to make the original reactant. ठीक, अब ये लिख लो ठीक, अब ये बना लिया। इसके बाद देखो दिस विल टेक प्लेस फॉर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स देयर विल बी इक्वल D and equal L, 50% D or 50% L, and then equilibrium will be achieved. And hence full racemization will take place, क्योंकि भाई कोई फर्क ही नहीं है इन दोनों में, full racemization will take place। तो ये तो क्या है, racemization कब होगा, अगर स्टैंड कर दो बहुत देर के लिए, अगर मतलब रख दो रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं रखोगे, ये रिएक्ट करा के ये निकाल लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बन गया। तो सर ये तो इनैंशियोमर बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि सर इससे अटैक कराओ और इनैंशियोमर बना लो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो ये जो इन्वर्जन है, चलिए मैं इसको फिशर डायग्राम में दिखाता हूं। मान लीजिए CH3 DHCl, ठीक, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, मैं यहाँ पे SN2 कर रहा हूं, ठीक, तो सुनिएगा, समझिएगा, देखिए होगा क्या, Cl की जगह Nu आना चाहिए, ये देखो भाई Cl की जगह Nu आना चाहिए, ये देखो, लेकिन अगर ऑप्टिकल की बात करें तो ये नहीं आएगा, इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, इसका क्या आएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट यानी इसका इनैंशियोमर, इसका इनैंशियोमर नहीं, इसका इनैंशियोमर, इसका इन्वर्टेड आएगा। तो इसका इन्वर्टेड बनाने का मतलब क्या है, इसमें क्या करो, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, यानी 1 3 5, सपोज करो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये सपोज करो इन दोनों को पहले तो इंटरचेंज कर दो, तो एक इंटरचेंज हुआ, तो देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है एक इंटरचेंज में फिशर में, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको इसके साथ चेंज कर दो, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये Nu, ये CH3, ये H, ये D, या फिर इसको इसके साथ चेंज कर दो, या फिर 3 इंटरचेंज कर दो, इसको इसके साथ एक इंटरचेंज, मतलब देख लीजिए आप, समझे ना, ये लिखने का तरीका हो गया। मतलब बनेगा कैसे, कैसे बनाओगे, जब फिशर आएगा, जब फिशर आएगा तो जिस कार्बन से तोड़ा है उस कार्बन पे क्या करो, यहां पर Nu लगा दो, और वहां पर क्या करो, एक इंटरचेंज कर दो, 1 3 5, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, लेकिन होगा उसी कार्बन पर जिस कार्बन पर अटैक होगा, किसी दूसरे कार्बन को नहीं छूना है। चाहो तो ये लिख लो, और फिर लिखो कि Cl की जगह Nu लगाओ, लिखो इसके नीचे लिखो, यहाँ साइड में लिखो Cl, हेलोजन की जगह Nu लगाओ, हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल लगाओ, और जिस कार्बन पर अटैक हुआ है
यहाँ पर, उसके फिशर में ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दो। याद करो, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से क्या बनता था, इनएंशियोमर यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सर अभी तो आपने बोला था इनएंशियोमर नहीं बनेगा, इसका इनएंशियोमर नहीं है ना, इसका बना रहे हैं, ये तो हमने वही रख दिया, कायदे से तो इन्वर्जन होना चाहिए था। ये बात नहीं समझ में आई तो बस इतना याद रखो कि फिशर में क्या करो, ये हेलोजन हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाओ और जिस कार्बन पे ये था वहां पे क्या करो, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज 1 3 5। ठीक है, अब याद करो रिएक्टिविटी आपको क्या बताई, वन डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो खुद समझिए, देखिए जैसे आपने ये समझिए, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, CH3X, CH3 CH2X, ये ये 1 डिग्री RX है, ये ऑब्वियसली ये 2 डिग्री RX है, ये ऑब्वियसली ये क्या है 3 डिग्री RX। अब इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल हैलाइड। ये अभी देखिएगा, देखिए न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पहुंचना है अटैक करने के लिए। ठीक, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पहुंचना जितना आसान होगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन होगी। अब ये देखो, अब देखो डी था शायद, नहीं चलो मिथाइल ही चल रहा है ना। ठीक, अब ये देखो CH3 है, तो इसका देखो, फिर से देखो, इसका एक H ऐसा होगा, एक H ऐसा होगा। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पहुंचना मुश्किल हो गया कि नहीं भाई, यहाँ तो मैंने घुसा दिया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से सोचो, यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर रखो तो यहाँ अटैक करना ज्यादा आसान है कि यहाँ पर। यहाँ देखो ये बड़ा ग्रुप आ गया, इसलिए अब यहाँ पे पहुंचना क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल। ठीक, अब देखो मैं इसकी बात करूं अगर, अच्छा ये H था, अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन होगा, ये देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसमें भी देखो हाइड्रोजन होगा, और ये हो गया। ठीक, अब देखो अब बताओ न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कितनी मुश्किल हो गई, ये बताओ। ऐसे बच बुचा के निकलना पड़ेगा, यहाँ फिर भी आसान था देखो, और यहाँ देखो एकदम खुला रास्ता था, तो यहाँ मुश्किल हो गई। क्यों, भीड़ भाड़ की वजह से। इसी भीड़ भाड़ को क्या बोलते हैं, स्टेरिक क्राउड। ये देखो, तो 3 डिग्री में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है SN2।
ये देखो अब बताओ बेचारा न्यूक्लियोफाइल, इसमें इनके खुद के तो बैठने की जगह नहीं है, ये जगह कहाँ से दे बताओ। इसमें न्यूक्लियोफाइल किस रास्ते जाए बताओ, सारे रास्ते तो ब्लॉक हो गए। बताइए भाई होगा कि नहीं होगा। डेल्टा प्लस से पहुंचेगा कैसे यहाँ तक, समझे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग। इसीलिए रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, SN2 में ये होती है, समझे। इसीलिए ये रिएक्टिविटी होती है, लिख लो। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अगर काइनेटिक्स के टर्म्स में बात करें, इसको काइनेटिक्स नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो। तो लिख लो इसके नीचे कि बिगर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, बिगर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, more difficult is for the nucleophile to approach the leaving group containing carbon. Hence, we say that rate of reaction is inversely proportional to स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक, तो लिख लो इसके बाद की CF मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव बाय SN2। Methyl halide is most reactive by SN2 because of less steric hindrance, because of practically no steric hindrance। भाई तीन छोटे छोटे चीज जो हैं, और फिर लिख लो कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड is very less reactive by SN2, very less reactive by SN2 because of steric hindrance। फिर लाइन चेंज करके लिखो विद इंक्रीज इन स्टेरिक इफेक्ट, विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस activation energy increases, hence rate of reaction decreases। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन रुको, पहले ये लिखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्टिविटी। चलो क्वेश्चन 1 ही कर लो, पहले ये करते हैं फिर हम आसान से करेंगे। लिखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड,
नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। करिए। ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये 3 डिग्री है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है। ऑब्वियसली ये ऑर्डर होगा, लिख लो भाई। क्वेश्चन 2, अरेंज ऑल आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl, arrange all isomers of C4H9Cl in order of their SN2 reactivity। अब देखो इसके 4 आइसोमर बनते थे, याद करो। N ब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखो आइसो पहले ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये देखो सर, ये तो बड़ा ही आसान है। अच्छा बेटा कैसे सर, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये मान लो ABCD, तो 1 डिग्री वाला सर ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो A और B की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? C से, उसकी D से। चलो भाई मान लिया। अब इन दोनों में कैसे सोचोगे? दोनों में ही 1 डिग्री है। तो देखो जब हम इससे पता ना लगा पाए, तो ये देखो अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली हेलोजन से जुड़ा है, तो बगल वाले कार्बन को देखो, बीटा कार्बन को। अब इसमें बीटा कार्बन पे यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है बीटा कार्बन के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बड़ा ग्रुप साइज में, ठीक है, और इसमें नहीं है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। अगर बीटा से भी ना पता चलता तो हम अगला देखते। तो बस फिर हम क्या बोलेंगे कि A की ज्यादा होगी B से, फिर C से, फिर D से। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसमें क्या है? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ C5H11Cl एंड, ये मत करो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। जो करो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ही मत करो इन ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्टिविटी। लिखते चलो।
इसको भी घटा तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इन चारों में करो। ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, चारों ही क्या है 1 डिग्री। अब क्या करोगे, बीटा पे देखोगे, बीटा पे कुछ नहीं, बीटा पे कुछ नहीं, बीटा पे एक ग्रुप और बीटा पे इतना बड़ा ग्रुप। तो भाई सिंपल सी बात है कि ए और बी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सी से और सी की ज्यादा होगी 2 से डी से। क्यों, डी पे दो है। अब ए और बी पे बीटा में बात नहीं पड़ी तो गामा पे आ जाओ, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे नहीं है। तो ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, SN2 से ए। ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाओ भाई। देखो इसमें ये 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है फोर्थ सबसे लास्ट में होगा, फिर फर्स्ट वाला और फिर सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड में ये देखो अल्फा पे सेम है, बीटा पे कुछ नहीं, इसमें बीटा पे ही है। इन दोनों में किसकी ज्यादा रिएक्शन होगी, सेकेंड वाले की। हो गया ये। इनमें बताओ ऑब्वियसली 1 और 2 बेटर होंगे किससे, 3 और 4 से। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब इन दोनों में कौन बेटर होगा, ये, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बेटर है। क्योंकि भाई याद करो ये वीक बॉन्ड है, आपको बताया ना रिएक्टिविटी RI RBr RCl। तो 2 बेटर होगा 1 से, 1 बेटर होगा 3 से, 3 बेटर होगा 4 से, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसमें देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। ठीक, तो पहले तो दोनों 1 डिग्री वाले बेटर होंगे, दोनों 2 डिग्री वाले से। तो 1 और 3 बेटर होंगे किससे, 2 और 4 वाले से। अब 1 और 3 में देख लो, इसमें बीटा में कुछ नहीं है, इसमें बीटा में ये ग्रुप लगा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इसलिए 1 उसके बाद 3। 2 और 4 में देखो 2 और 4। अब इसमें देखो यहाँ बीटा पे ये ग्रुप लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो फिर 2 और फिर 4। अब लिखो नोट, SN2 reactions are not given by ये देखो, ये तो SN1 भी नहीं देता, ना ही ये और ना ही विनाइल। ये देखो एराइल बोलेंगे इसे, एराइल हैलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। ये क्यों नहीं देते, देखो नॉर्मली जो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं ये sp3 बॉन्ड होता है, और इसमें ये कौन सा बॉन्ड है, sp2 है। तो sp2 बॉन्ड क्या होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टर यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो पहली बात ये बॉन्ड कौन सा है, sp2 बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन का, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मुश्किल से टूटेगा। दूसरी बात देखो इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने से क्या होगा, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो दूसरा कारण है लिटिल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अरे ये देखो ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, ये देखो। फिर इसका हाइब्रिड लोगे तो देखो ये बनेगा, ये देखो। तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया कि नहीं, लिटिल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहला तो ये थे जो नहीं देते थे, लिख लो। और
ये SN1 भी नहीं देते हैं और SN2 भी नहीं देते। SN1 अभी पढ़ाया नहीं है, उसका कारण दूसरा है, लेकिन आप ये याद रखिएगा इसका कारण दूसरा है, कारण दूसरा है। SN1 क्यों नहीं देते, उसका कारण दूसरा है। हालांकि बॉन्ड तो उसमें भी तोड़ना ही पड़ता है, तो एक कारण तो उसमें ये है ही, उसमें एक और एक्स्ट्रा कारण होता है, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा कारण और होता है उसमें। तो भाई बॉन्डिंग मजबूत है तो कैसे तोड़ोगे, तो ये नहीं देते। दूसरा और कौन नहीं देता, RF नहीं देता। तो ये SN1 भी नहीं देता है, SN2 भी नहीं देता है। क्यों, F माइनस इज अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप। तीसरा और कौन नहीं देते, देखो अब ये पॉइंट मेडिकल वालों के लिए नहीं है। जैसे ये क्यों नहीं देगा यहाँ पर, अब सोचो यहाँ पर कितनी दिक्कत हो जाएगी। ब्रिज हेड है ये, ब्रिज हेड पर तुम ये ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे 5-5 वैलेंसी वाली, तो कैसे बनेगी। तो ध्यान रखना 5 वैलेंसी नहीं होती, उसमें वैलेंसी 4 ही होती हैं, लेकिन ये बन ही नहीं पाएगा। और इसमें भी नहीं होती, ये भी नहीं देगा SN2, ठीक है ना। इसके लिए रीजन क्या लिख दोगे कि इसमें स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेन इन ट्रांजिशन स्टेट। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं SN2 के। तो नॉर्मली 3 डिग्री वाले को तो SN2 हमें रूल आउट ही कर देंगे। हम कहाँ कराएंगे, मिथाइल पे 1 डिग्री पे और 2 डिग्री पे। देखिए अब रिएक्टिविटी देखो RI की ज्यादा होती है, लेकिन ये देखो क्या है, एराइल हैलाइड है। और यहां पर ये बॉन्ड कौन सा है, एल्काइल हैलाइड का। एसएच माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना एराइल हैलाइड पे तो होगा ही नहीं। कहां पर होगा, एल्काइल हैलाइड पर। तो ये निकल जाएगा और ये लिखवा जाएगा, समझे ना। यहां पर क्या होगी, नो रिएक्शन बिकॉज एराइल हैलाइड। अभी बताया था आपको, ये वाला ट्राई करो भाई। इसका रीजन क्या था, ये sp2 था और हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें बताओ, अब इसमें देखो फिर से मन करेगा Br को हटाने का, लेकिन फिर से देखो इस बार ये क्या है, विनाइलिक है। अभी देखो 2 लिखवाए थे, एराइल और विनाइल। अभी लिखवाए थे कि डबल बॉन्ड के बगल वाला ये sp2 है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस पे ये SN2 नहीं होगी, इस पे SN2 होगी यहाँ पर, समझे ना। ये बताओ, अब इसमें तो दोनों तरफ भी आ रहे हैं, कहाँ पे SN2 ज्यादा होगी। अब देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक एक ही जगह करनी है। लेकिन इसके बीटा पे देखो ये 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इसका बीटा ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस है और इसका बीटा नहीं गामा पर है। तो यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बगल वाले कार्बन पे 2 बड़े ग्रुप हैं, और यहाँ अटैक करेगा तो कम बड़े ग्रुप हैं। ये देखो यहाँ अटैक करेगा तो बगल में नहीं है, इसलिए अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पर। अच्छा एक चीज और देखो, मैं भूल गया, जहां पे लिखवाए थे ना अभी ये कि जो जो नहीं करते हैं, उसमें एक और लिख लो जो नहीं करता है, नियोपेंटाइल हैलाइड। ये देखो ये नियोपेंटाइल हैलाइड है, अभी लिखवाया था ना, उसमें ये देखो मैं लिखवाना भूल गया। एल्काइल हैलाइड नहीं करता, एराइल हैलाइड नहीं करता, विनाइल हैलाइड नहीं करता, वहां पे ये भी लिख लो नियोपेंटाइल हैलाइड, ये भी नहीं करता है। कहने को तो ये 1 डिग्री है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं करता, इवन ये SN1 भी नहीं करता। तो ये भी लिख लो उसी में जहां मैंने 2 लिखवाए थे ना, एक अभी ये लिखवाया था ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों ही SN1 भी नहीं करते हैं, SN2 भी नहीं करते हैं। तो इसमें ये तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और ये बहुत कम करता है, बहुत कम मतलब एक्सपेक्टेशन से, मतलब अगर ये वाला कार्बन
10 लाख गुना ये 10 लाख मॉलिक्यूल यहाँ से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से एक रिएक्ट करेगा, बस इतना फर्क है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और ये बहुत थोड़ा सा SN1 करता है, बहुत थोड़ा सा। SN2 बिल्कुल नहीं, लिख लो उसमें लिखो पेंटाइल ब्रोमाइड, लिखो SN2 बिल्कुल नहीं और SN1 बहुत कम। ठीक है, तो अगर इधर से देखो इस वाले पे, तो वैसे भी तुम लॉजिकली बता सकते थे कि यहाँ है। और दूसरी बात, ये नियोपेंटाइल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इस पे दोनों ये लगे हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा, यहीं पर होगा। अब ये बताओ इसमें कहाँ पे अटैक करोगे? देखो यहाँ पे अटैक करोगे, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे तुम्हें वैसे ही नहीं कराना, तो यहाँ पर Br की जगह Nu आ जाएगा। अब ये बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल में अगर इस कार्बन की रिएक्शन नहीं हो रही है, इसके बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहे हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कायरल कार्बन की मतलब ये खैर कायरल नहीं है क्योंकि इधर से सेम है, लेकिन मान लो ये ऊपर है ये नीचे, तो ये वैसे ही रहेगा, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके बॉन्ड नहीं ब्रेक हुए। जब तक इसके बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ, तो इसमें तो तीनों ही 2 डिग्री है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बस I हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल है OCH3, और अगर एक्सेस में ले लोगे तो सारा हट जाएगा। ये वाला बताओ, इसमें SH- न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ तो वैसे भी 3 डिग्री है और ब्रिजेट जैसा है, ब्रिजेट नहीं है लेकिन ब्रिजेट जैसा है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अब बताओ SH- आएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, और यहाँ पर क्या होगा साथ में? इन्वर्जन हो जाएगा। ये पहले ऐसा था तो इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया था तरीका क्या, हेलोजन की जगह ये लेके आओ, ठीक, और एक इंटरचेंज कर दो। तो एक इंटरचेंज यानी ये भी कर सकते थे, ये देखो भाई, देखो मान लो ये बनेगा, एक इंटरचेंज ये हो गया, या फिर क्या कर सकते थे, कोई भी एक इंटरचेंज कर दो, ये यहाँ पर या फिर क्या करो, D के साथ इंटरचेंज कर लो। समझ रहे हैं आप? तो इन्वर्जन होना, इसलिए आप एक इंटरचेंज कर लीजिए। ये देखिए, अब इसी सवाल को मैंने फिशर में बना दिया है। ठीक, अब ये देखो Br हटाओगे, Nu लाओगे, ये देखो, लेकिन आपको इसमें एक इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्जन करना है, तो मान लो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, या फिर इसका किसी के भी साथ इंटरचेंज कर लो। ये देखो D के साथ कर लो, या CH3 के साथ कर लो। ऐसे कर दो। अब देखो ये भी 3 डिग्री, 1 2 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे होगी रिएक्शन, 3 डिग्री वाले पे तो होगी नहीं। तो देखो इस हिस्से की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिस्से की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये हिस्से के, देखो आपको मैंने बताया है कि जब भी कायरल कार्बन है, अगर वो कार्बन रिएक्ट कर नहीं रहा है, उसके बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसी थी वैसी ही रहेगी। फर्क केवल कहाँ पड़ेगा? जो रिएक्ट कर रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा।
ये वैसा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहा। अब देखो NU, फिर वही बात, ये देखो इन्वर्जन होगा, यहाँ पे आएगा भी और इन्वर्जन होगा। तो लिख लीजिए। अब लिखो रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN2, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN2। अब देखिए सॉल्वेंट जो होता है वो होता है नॉन पोलर एट द सेम टाइम पोलर। नॉन पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 होता है, इसका नॉट इक्वल टू 0। सर इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कोई नहीं, बस ऐसा समझ लो एक फीचर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा रिएक्शन उतनी ही इजीली होगी, बस ऐसा समझो। नॉन पोलर जैसे क्या हो गया, CCl4, बेंजीन एटसेट्रा, ये हो गए नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, अब पोलर भी दो तरीके के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। अब प्रोटिक का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर। वाटर में देखो OH होता है तो डेल्टा प्लस वाटर सॉल्वेंट है ये। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। एसिड, ये देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। जैसे कि लिक्विड अमोनिया, ये देखो। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, पोलर प्रोटिक के। ये कुछ कॉमन है। पोलर अप्रोटिक तो लिख लो कि हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, ठीक है। ईथर, ईथर जैसे ये हो गया, ये देखो ईथर, ये ईथर हो गया। इसको क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ईथर, इसको डाई इथाइल ईथर। और ये THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसमें देखो H कहाँ से लगा है, डेल्टा प्लस कार्बन पे आ रहा है, हाइड्रोजन पे तो आ नहीं रहा, हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, खुद देखो। तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक। ये देखो ये है पोलर एप्रोटिक, ठीक है। और देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, DMF, DMSO। अब देखो फॉर्मामाइड क्या होगी, ये हो गई फॉर्मामाइड। तो DMF होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये देखो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। देखो ये है DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, लिख लीजिए। इस कैटेगरी में एक और आता है क्राउन ईथर। ईथर भी होता है, क्राउन ईथर भी क्या होते हैं, मतलब ईथर में ही लिख लो क्राउन ईथर, जैसे इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। जैसे ये हो गया एक क्राउन ईथर। तो नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली SN1 तो बिल्कुल नहीं होगी और SN2 थोड़ी बहुत हो जाएगी। मतलब SN2 इज, इसमें इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज
नॉट प्रिफर्ड। ठीक, SN2 तो बिल्कुल ही कट है और SN2 बहुत थोड़ा सा, प्रैक्टिकली 0, तो मैं एक कट मार रहा हूँ। SN1 के आगे इतने कट मार दिए। पोलर अप्रोटिक ये क्या करता है, फेवर करता है SN1 को, ठीक है, और SN2 को क्या करता है, डिस्करेज करता है। सर ऐसा क्यों, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा जब हम SN1 करेंगे। पोलर अप्रोटिक ये फेवर करता है किसको, SN2 को, और ये डिस्करेज करता है SN1 को। सर ऐसा क्यों, ये अभी समझ में आ जाएगा। एक चीज चाहो तो इसके बाद लिख लो नोट कि भाई SN2 रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई क्या होती है। ये देखो SN1 रिएक्टिविटी इसकी उल्टी होती है, समझिए। तो देखो यानी ये दोनों को तो हम क्या कराते हैं, SN2, इसको क्या कराते हैं, नॉर्मली SN1 करा देते हैं, ठीक है। फिर 2 डिग्री देखो बीच में आ जाती है, तो 2 डिग्री क्या हो सकती है, इट कैन प्रोसीड आइदर वे, बोथ कैन, इट कैन गो बाय SN1 आल्सो और SN2 आल्सो। ये डिपेंड किस पे करता है, मेन सॉल्वेंट पे। देखो 3 डिग्री तो बिल्कुल ही बेकार है SN2 के लिए, इसलिए इसमें SN1 कराते हैं, और ये दोनों बेकार है SN1 के लिए, इसमें इसलिए SN2 करा देते हैं। और 2 डिग्री पे क्या होता है, मेन खेल है सॉल्वेंट का। अभी तक देखिए मैंने जितने आपको सवाल कराए किसी में भी मैंने सॉल्वेंट नहीं लिखा, किसी में भी सॉल्वेंट की बात ही नहीं की। तो ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, फिर लिख लो कि 2 डिग्री RX, 2 डिग्री RX can proceed by either SN1 or SN2 because it depends upon solvent। ऐसे लिख लो, it depends upon solvent। ठीक है। क्वेश्चन, why SN1 is favored by polar aprotic, why SN2 is favored by polar aprotic solvent। तो समझिए, मान लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल है वाटर में, इसको यहां पर जाकर अटैक करना है या कुछ भी है, यहां पहुंचना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास सोचो आसपास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। वाटर है तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन हो जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन, ये और भी ऐसे बहुत सारा क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन हो क्यों रहा, बिकॉज ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखो। अब एक बात बताओ, इसका हाइड्रेशन हो गया तो इसको यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हुआ कि नहीं। एक ये केस है और एक ये केस है कि ये खुला है बिल्कुल। अब बताओ किस केस में न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना भी है और ये बॉन्ड भी तोड़ना है, किस केस में न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान है। तो इस केस में मुश्किल है, और अगर मान लो ये बिल्कुल फ्री हो, आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आए ना, तो बताओ ये ज्यादा अच्छे से अटैक कर लेगा, और इसमें क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी। यहाँ देखो, इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल इज हेवीली हाइड्रेटेड, nucleophile is heavily hydrated, nucleophile is heavily hydrated, it is not free to move। देखो, and in SN2 bond has to be broken by nucleophile itself, in SN2 bond has to be broken by nucleophile itself,
ब्रैकेट में लिखो इन SN1 बॉन्ड इज ब्रेकन बाय सॉल्वेंट। SN1 में क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन ब्रेक करता है, सॉल्वेंट। ये कल पढ़ेंगे। देखो इन SN1 बॉन्ड इज ब्रेकन बाय सॉल्वेंट, ब्रैकेट क्लोज। हेंस इन SN2 we want stronger nucleophile as well as free nucleophile, but in polar protic solvent it becomes heavily solvated, so its reactivity decreases, hence rate of SN2 reaction also decreases। ठीक है, अब ये देखो, अब लिखो इन पोलर aprotic solvent, in polar aprotic solvent positive charge is buried deep inside the molecule, which is not accessible by nucleophile, hence practically it is free to move, देखो जैसे ये है, ठीक। अब ये देखो, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है। अब खुद सोचो, यहाँ पर H है, ये 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 H है। अब बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल को अगर ये सॉल्वेंट ऐसे घेर भी लेगा तो ये क्या इसको पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ देखो इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये देखो अंदर घुसा हुआ है। मैंने अंग्रेजी क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज इज बरीड डीप इनसाइड द मॉलिक्यूल, मतलब अंदर है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बहुत दूर हो गया। और यहाँ पे क्या था, खट से बिल्कुल पास आ गया था। तो लिख लो इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी फार, हेंस it cannot solvate the nucleophile, it cannot solvate the nucleophile, it cannot solvate the nucleophile, hence nucleophile is free to move, thus more reactive for SN2। ठीक है, अब स्टार बना के एक चीज लिखो, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेशन, बिकॉज ऑफ different amount of solvation by because of different amount of solvation for different nucleophiles, because of different amount of solvations for different nucleophiles, even nucleophilicity, even relative nucleophilicity also changes, relative nucleophilicity of nucleophiles also changes। देखो मतलब कि आप ये याद रखिए, जैसे इधर CH3 माइनस है, फिर NH2 माइनस है, फिर OH माइनस है, F माइनस है। इन जनरल इधर जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होता है, बेसिक नेचर कम होता है। नीचे जाने पर क्या होता है, बेसिक नेचर कम होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, यानी I माइनस Cl माइनस Br माइनस I और F माइनस, ये होता है इन जनरल। ये सब किसमें किसमें होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पहला, दूसरा ये होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और तीसरा ये होगा एसीटोन और ईथर में।
ठीक, बट इन DMF एंड DMSO, इन दोनों सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाएगी। और क्राउन ईथर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और गैसियस फेज में भी यही होगा, गैसियस रिएक्शन कराओगे तब भी यही होगा। ये देखो उल्टा हो गया। इन जनरल हम जितनी भी बातें पढ़ते हैं हमेशा बाय डिफॉल्ट पढ़ते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर में। इन जनरल ये ट्रेंड होगा केवल इस केस में एसीटोन ईथर, जो कि क्या है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें भी यही केस होगा, लेकिन इसमें ये केस होगा। इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। पहला स्वार्ट्स रिएक्शन, यादें पढ़ी थी, याद करो। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन नहीं हो पाता था, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि ये क्या हो जाता था एक्सप्लोसिव। सो इट वाज डन इनडायरेक्टली बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब हमें यहाँ F माइनस से इन दोनों को हटाना है। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक, यानी ये जो निकलने वाला है ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, या फिर ये क्या होना चाहिए बैड न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि नहीं भाई। F माइनस शुड बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तभी तो ये इसको हटा पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, वापस अटैक करके इसको हटा देगा और फिर ये बना देगा। तो लिविंग ग्रुप कब बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जब वो स्टेबल होगा, यानी मोर स्टेबल होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा। बैड के पुअर न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव। ठीक, अब देखना खेल देखो। दूसरा देखो फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन, फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हमें ये बनाना है। यानी अब हम चाहते हैं क्या कि हमारा I माइनस क्या हो, बेटर न्यूक्लियोफाइल, और ये दोनों क्या हो, वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो अब खुद बताओ F माइनस को स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किस में बनेगा, इसमें DMF और DMSO में। इसलिए स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या ले लेते हैं, DMF या DMSO। अब बताओ सर इसमें भी DMF और DMSO ले लो, चलो ले लेते हैं। तो DMF और DMSO में बताओ ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो ये दोनों है। तो ये दोनों फिर से अटैक करेंगे, ये बना देंगे, इसीलिए हम इसमें ये नहीं ले सकते। तो फिर हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, एसीटोन या फिर ईथर। तो इसीलिए इसमें क्या लेते हैं, एसीटोन, समझे ना। इसीलिए हम इसमें ये ले लेते हैं। तो एसीटोन लोगे तो ये रिएक्शन होगी, और अगर ये ले लोगे तो नहीं होगी। और पोलर प्रोटिक ले लोगे तो SN2 पे ही खतरा है। तो ये F माइनस अकेले तो लेते नहीं, हमेशा आयन पेयर लेते हैं। मान लो AgF ले लिया, Hg2F2 ले लिया, एक्सेट्रा। और इसमें क्या ले लेते हैं, NaI। इसमें ये देखो एक और चीज होती है, इनके बीच में लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो समझे सॉल्वेंट का खेल, कि सॉल्वेंट के खेल से क्या होगा, पूरी चीजें पलट जाएंगी। तो भाई लिख लो, ये लिख लो, फिर ये लिख लो। ठीक है, तो अब देखो हम समरी बनाते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने SN1 में क्या, SN2 में क्या सीखा। पहली बात, इसका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल इनटू RH, यानी ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक, दूसरा ये वन स्टेप है,
वन स्टेप या फिर यूनिमोलिकुलर या फिर क्या बोलोगे एलिमेंट्री। ठीक। तीसरा कि इसमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, नो इंटरमीडिएट्स, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। चौथा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि CH3X ज्यादा होगा किससे, 1 डिग्री RX से, वो ज्यादा होगा 2 डिग्री RX से, वो ज्यादा होगा 3 डिग्री RX से। ठीक। अगला पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं, RI ज्यादा रिएक्टिव होगा RBR से, RBR ज्यादा रिएक्टिव होगा RCH से। अगला पॉइंट देखो, ये विनाइल, ये और नियोपेंटाइल। ठीक है, ये और ब्रिजेड। वैसे तो SN2 के लिए लिखवाया था, लेकिन ये ध्यान रखिए ना ही SN1 करते हैं ना ही SN2, कारण अलग होते हैं बस। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या लोगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी दो हैं, एक एसीटोन और ईथर। इसमें क्या होगा, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। और दूसरा क्या है, DMSO या फिर DMF। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, G के बाद H। इसमें क्या होता है, वॉल्टन इन्वर्जन। वॉल्टन इन्वर्जन। फिर क्या पढ़ा था हमने, I वाला पॉइंट यहां तक लिख लो सारा, फिर लिखो कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लिखो यहाँ पे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, i.e. if reactant is D, we cannot say product is L or D. If reactant is R, we cannot say product is R or S. फिर लाइन चेंज करके लिखो, but if nucleophile and leaving group are same, then on standing racemization will take place. On standing का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर रख दोगे तो क्या होगा, racemization होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।